नमस्कार मित्रों, सामाजिक विज्ञान के अध्याय औद्योगिकरण के युग के जो कमिंग एग्जाम के संभावित प्रश्न हैं उनको लेकर के मैं आज आपसे चर्चा करने चल रहा हूं कि कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर पर वो महत्वपूर्ण प्रश्न और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक झलक में मैं आपको सारे प्रश्नों की डिटेल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिससे कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर आप बहुत अच्छे से दे सकें। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले प्राच्य। प्राच्य क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व की ओर के देशों के लिए यूरोप के लोग प्राच्य शब्द का प्रयोग करते थे। प्राच्य का अर्थ होता है पूर्व। तो भूमध्य सागर के पूर्व में जो एशियाई और अफ्रीकी देश हैं उनके लिए प्राच्य शब्द का प्रयोग होता था। इसी प्रकार आदि औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलिस। तो प्रोटो इंडस्ट्रियल क्या है कि उद्योगों के विकास से पूर्व जो वस्तुओं का निर्माण होता था वो हस्तशिल्प के माध्यम से होता था। हस्तशिल्पी आवश्यकता की वस्तुएं बनाते थे। तो उस समय को जब उद्योगों का विकास नहीं था, कल कारखानों का विकास नहीं था, तो उस काल को आदि औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। इसी तरह जब इस चैप्टर पर और आगे हम चलते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिल्ड क्या है। गिल्ड्स, श्रेणी। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन को कहते हैं। एक जैसा व्यवसाय करने वाले, एक जैसे वस्तुओं के बनाने वाले लोगों का जो संघ होता है। मान लो ज्वेलरी का काम करने हैं, मान लो ज्वेलरी का काम करने वाले लोग हैं तो उनका एक संघ, सूती वस्त्र बुनने वाले बुनकरों का एक संघ, तो ये उनके गिल्ड हुए। तो उत्पादकों का जो संगठन है उसको गिल्ड कहा जाता है। और ये उत्पादक अपने बीच में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते थे, जिसका काम होता था कि उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिस्पर्धा और मूल्य निश्चित करना, जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको उस कार्य का प्रशिक्षण देना, बाहर के लोगों को गिल्ड में आने से रोकना, ये कुछ गिल्ड के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, काटेजर क्या है? इंग्लैंड के छोटे किसान, जो छोटे किसान होते थे उनको काटेजर कहा जाता था। बाड़ाबंदी 18वीं सदी में ब्रिटेन में जो बड़े किसान थे उन बड़े किसानों ने कॉमन्स की भूमि को या छोटे किसानों की भूमि को अपनी भूमि के साथ मिलाने का क्रम चालू कर दिया। जो छोटे छोटी जोतें थी उनको मिला करके जोतों का आकार बड़ा किया गया, जिससे उन पर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सके और आधुनिक ढंग से खेती की जा सके, मशीनी खेती की जा सके। तो इस आंदोलन को बाड़ाबंदी आंदोलन कहते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत सी कॉमन्स भूमि इन बड़े किसानों के नियंत्रण में चली गई, छोटे किसानों की ज़मीनें भी इनके पास चली गई और परिणाम ये हुआ कि छोटे किसान बेरोजगार हो गए। वो इनके खेतों पर काम करने के लिए या भाग करके शहरों में काम करने के लिए बाध्य हो गए। तो ये था बाड़ाबंदी आंदोलन। 3 पारिभाषिक शब्द हैं जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं, स्टेपलर्स, फुलर्स और कार्डिंग। वस्त्र बुनने से पहले ऊन को या सूत को उसके रेशों के हिसाब से श्रेणीबद्ध करना, क्वालिटी के हिसाब से ऊन को अलग अलग ढेर बनाना, यह काम होता था स्टेपलर्स का। जैसे कपास आप देखिए, बाजार में देखते हैं कई तरह की कपास बिकती है। जो अच्छे रेशे कपास है जो अच्छे रेशे की कपास वो महंगी है। इसी प्रकार अच्छे रेशे का जो ऊन है वो महंगा है। तो रेशों के हिसाब से बुनाई करने से पूर्व ऊन या कपास को अलग करने का काम स्टेपलर्स करता था। फुलर्स वो होता था जब कपड़ा बुन करके तैयार होता था
तो उसको चुन्नटों के सहारे लपेटने का काम फुलर्स करता था। कार्डिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कपास या ऊन को कताई के लिए तैयार किया जाता है, तो उसको कार्डिंग कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्र बुनने से पूर्व 3 प्रक्रियाएं क्या होती हैं? कार्डिंग, ऐंठना, कटाई और लपेटना। तो कार्डिंग पहली प्रक्रिया है, जब रेशे के हिसाब से उसको सूत काटने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा ऐंठना। तीसरी प्रक्रिया है कातना, सूत को काटते हैं व लपेटते हैं, लपेटना। तो इस तरह ये 3 प्रक्रियाओं के द्वारा सूत बुनने के लिए तैयार हो जाता है और बुनाई करके उसको तैयार करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि औद्योगिकरण के पहले चरण में किस उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, तो वो है सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरे चरण में लौह इस्पात। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चालू हुई थी, तो सूती वस्त्र ये प्रथम चरण में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का विकास हुआ, और द्वितीय चरण में आयरन एंड स्टील, लौह इस्पात, इसका विकास हुआ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें इंजनों का प्रयोग अधिकतम क्यों नहीं हुआ? इंजन का विकास हो गया, प्रौद्योगिकी तो विकसित हो गई, लेकिन इंजन का प्रयोग विभिन्न जो उत्पादन के क्षेत्र थे उनमें तेजी से क्यों नहीं बढ़ा? आपको पता है कि भाप के इंजन का प्रयोग थॉमस न्यूकामेन ने कर दिया था, लेकिन इंजन को पेटेंट कराने का काम, थॉमस न्यूकामेन के इंजन को परिष्कृत करने का काम जेम्स वाट ने किया। भाप का जो इंजन था न्यूकामेन ने बनाया था, लेकिन इसको परिष्कृत किसने किया? परिष्कृत करके पेटेंट कराने का काम वो किया जेम्स वाट ने 1771। ओके, आपकी पुस्तक में 1871 अगर प्रिंट है तो उसको सही करेंगे आप, वो है 1771। जेम्स वाट ने अपने मित्र मैथ्यू बोल्टन के सहयोग से सोहो में, बर्मिंघम के पास सोहो में एक फाउंड्री लगाई और वहां पर उन्होंने भाप के इंजनों का निर्माण करना चालू कर दिया। भाप के इंजन बने तो, लेकिन उनका प्रयोग बहुत सी इंडस्ट्री में नहीं हुआ। कारण ये था कि पहली बात तो इंजन महंगे थे, दूसरा इंजन का प्रयोग करने से पहले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हिचकते थे कि इंजन में टूट फूट हो गई तो उसकी मरम्मत की दिक्कत थी, टूट फूट से डर रहे थे, इंजन लागत में ज़्यादा थे, इंजन को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी। इन सब कारणों की वजह से इंजनों का प्रयोग इंडस्ट्री में कम हुआ। अच्छा, दूसरी बात, मजदूर आसानी से मिल रहे थे। बाड़ाबंदी के कारण बहुत से किसान जो गांव में बेरोजगार हो गए थे वो शहरों में रोजगार की तलाश में पहुंच चुके थे, तो इसलिए मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। अगर मजदूरों की कमी होती तो शायद इंजन के प्रति झुकाव होता, लेकिन मजदूरों की कमी थी नहीं, इसलिए इंजनों का प्रयोग इंडस्ट्री में कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि यूरोप में जो मजदूरों की प्रवृत्ति थी उसमें मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती थी। ब्रिटेन में एक ऋतु विशेष में मजदूरों को काम मिलता था, लेकिन उसके बाद उन्हें काम नहीं मिलता था। तो सर्दियों में तुमको काम मिलता था। सर्दियों में काम किन क्षेत्रों में मिलता था? ये देखिए, जो मौसमी रोजगार थे यूरोप में, सर्दियों में एक तो जहाज रानी क्षेत्र में, होता क्या था कि सर्दियों में जब समुद्र जम जाता था तो व्यापार करने के लिए जहाज चल नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में जहाज बंदरगाहों पर रुक जाते थे और उनकी साफ सफाई, एनुअल मेंटेनेंस, मरम्मत का काम होता था। तो जहाज रानी के क्षेत्र में बहुत से मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तो लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट पा जाते थे। दूसरा, सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती थी यूरोप में, तो जो गैस घर होते थे
और ख़ास करके जो शराब खाने होते थे, जहाँ लोग शराब पीने के लिए आते थे, तो वहाँ वेटर्स के रूप में लोगों को काम मिलता था। तो गैस घरों में, शराब खानों में लोगों को रोजगार मिल जाता था। और नंबर 3, क्रिसमस का उत्सव सर्दियों में होता है, तो बहुत से कार्ड क्रिसमस पर छपते थे, न्यू ईयर कार्ड, क्रिसमस कार्ड। तो प्रिंटिंग प्रेस में और बाइंडिंग का काम, प्रिंटिंग प्रेस और बाइंडर्स के रूप में लोगों को काम मिला करता था। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां मजदूरों को सर्दियों में काम मिलता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विक्टोरिया काल में हाथ से बने हुए वस्त्रों की मांग अधिक क्यों थी? इसको देखिएगा। विक्टोरिया काल में जो हस्त निर्मित सामान थे, हाथ से बने हुए सामान, उनकी मांग क्यों ज़्यादा थी? देखिए, आज भी यूरोपीय देशों में या जो पाश्चात्य देश हैं, वहाँ पर हाथ से बने हुए सामान की मांग बहुत है। कारण, हाथ से बना हुआ सामान, पहली बात तो वो यूनिक होता है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, और हाथ से बने हुए वस्त्र या कोई भी सामान है, उसको मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ऑर्डर दे करके बनवा सकता है। मशीनों द्वारा जो सामान बनते हैं वो एक जैसे होते हैं, आम आदमी सभी उसका उपयोग करते हैं। हाथ से बने हुए सामान महंगे होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, उनको अपनी डिजाइन, अपनी रुचि के अनुसार बनाया जा सकता है, इसलिए उनका उपयोग करने वाले लोग अलग विशिष्ट दिखते हैं। तो जो अमीर लोग होते थे, जो कुलीन लोग होते थे, वो प्राय हाथ से बने हुए वस्तुओं का उपयोग करते थे, जिससे समाज में वो यूनिक दिखें, वो लगे कि किसी विशिष्ट क्लास के लोग हैं, वो आम आदमी जैसे नहीं है। हाथ से बने हुए जो सामान थे वो विशेष परिष्कार और रुचि के परिचायक थे, तो इसलिए बहुत से कुलीन वर्ग के लोग हाथ से बने हुए सामानों की मांग करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी ये एक ऐसा यंत्र विकसित किया गया 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। जेम्स हरग्रीव्स ने इसको बनाया। ये एक ऐसा यंत्र था जिसमें एक व्यक्ति, एक व्हील जैसी संरचना थी, उसमें हैंडल लगा था, उसको चलाता था, उसके साथ कई स्पेंडल होते थे, कई तकलियां होती थी, तो एक व्यक्ति इसको चला करके एक साथ कई सूत काट सकता था। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति एक सूत काटता था, इसलिए यदि कोई बुनकर है तो उसको सूत उपलब्ध कराने के लिए कई लोग मिलकर के सूत काटते थे, तब एक बुनकर वस्त्र बुन पाता था। लेकिन इस यंत्र के आविष्कार हो जाने से जब एक व्यक्ति कई सूत काट सकता था, तो सूत काटना और वस्त्र उद्योग के लिए कपड़ा बुनना आसान हो गया। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसा यंत्र था जो 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा आविष्कृत किया गया। इसी तरह एक और यंत्र है फ्लाई शटल। कपड़ा हाथ से बुना जाता था और जो कपड़े में धागे चलते थे वो लंबवत और क्षैतिज दोनों चलते थे। जब कपड़ा बुना जाता था तो धागे क्षैतिज और लंबवत दोनों चलते थे, तो जो बुनकर होता था वो बहुत चौड़ा कपड़ा नहीं बुन पाता था। फ्लाई शटल एक ऐसा आविष्कार था। फ्लाई शटल एक यांत्रिक औजार था जो रस्सियों और पुलियों के सहायता से चलाया जाता था। इसमें होता क्या था कि क्षैतिज और लंबवत दोनों धागे एक दूसरे में पिरो जाते थे और इससे बुनकर चौड़ा कपड़ा आसानी से बुन सकता था। तो ये दो आविष्कार ऐसे थे जिन्होंने सूती वस्त्र उद्योग को बहुत एक गति दी। जब यूरोपीय 17वीं शताब्दी में भारत आए तो उस समय यूरोप में विकास नहीं था। वहाँ पर बहुत सा सामान भारत से जाता था, एशियाई देशों से जाता था।
तो ऐसी स्थिति में भारत के वो कौन से बंदरगाह थे जिनसे मुख्य रूप से यूरोपीय व्यापारी व्यापार किया करते थे? अगर भारत का मानचित्र आप देखें तो गुजरात में सूरत से व्यापार होता था, बंगाल में हुगली से व्यापार होता था, कारोमांडल तट पर मछलीपट्टनम यहां से व्यापार होता था। तो ये सब कुछ व्यापार के पत्तन थे। बाद में इनका स्थान बंबई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों ने ले लिया। सूरत जो मुख्य पत्तन था उसका स्थान बंबई ने ले लिया। जब अंग्रेजों को बंबई मिल गया, अंग्रेजों को बंबई पुर्तगालियों से दहेज में मिला था, तो बंबई पश्चिम तट का पत्तन हो गया। यहाँ पर मद्रास और कलकत्ता बंदरगाह, तो इस तरह ये 3 प्रमुख बंदरगाह हो गए जिनसे कि भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ होने लगा। ओके, इस चैप्टर पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वो विशेष रूप से पूछे जाते हैं। एक है गुमास्ता और दूसरा है जाबर। जाबर कौन थे और गुमास्ता क्या था? ऐसा था, जब यूरोप के व्यापारी भारत आकर के भारत से हाथ का बना हुआ कपड़ा, हाथ से बने हुए सामान यहाँ से यूरोप को ले जाना चाहते थे, तो लोग करते क्या थे कि वो यहाँ आकर के भारतीय हस्तशिल्पियों को नगद पैसा एडवांस के रूप में, अग्रिम धनराशि के रूप में दे जाते थे। इससे कि जब वो आए तब वो हस्तशिल्पी उनकी आवश्यकता की वस्तु बना करके तैयार रखें और उनको आसानी से वो वस्तुएं मिल जाएं और वो समय से उसको ले जाकर के यूरोप के बाज़ारों में बेच सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में एक अपना एजेंट रखा। तो गुमास्ता ऐसे यूरोपीय व्यापारियों का एजेंट होता था जो भारत में रहता था, और जो ये यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने अग्रिम धनराशि हस्तशिल्पियों को दे रखी थी, गुमास्ता उनसे गुणवत्तापूर्ण वस्त्र बनवाने का काम करता था। समय से वस्त्र बनाएं, समय से वो वस्तु बनाएं, गुणवत्तापूर्ण बनाएं और किसी और को वो सामान न बेचें। क्योंकि उनको अग्रिम धनराशि दी गई होती थी, तो इसलिए वो पाबंद होते थे कि वो जो भी उत्पादन करेंगे उस व्यापारी को ही सामान बेचेंगे। तो ये काम देखने का काम कौन करता था? गुमास्ता करता था। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम देखें तो गुमास्ता जो यूरोपीय व्यापारी थे उनका भारत स्थित एजेंट होता था, जो हस्तशिल्पियों से सामान के उत्पादन की व्यवस्था को देखता था कि हस्तशिल्पी गुणवत्तापूर्ण सामान बना रहे हैं, समय से बना रहे हैं, किसी दूसरे को तो नहीं बेच रहे हैं। ये सारा काम गुमास्ता की देखरेख में होता था। इसी तरह जाबर कौन होता था? जाबर वो जो जाब दे या जाब दिलाए। तो जो बड़े धनी व्यापारी होते थे या सेठ होते थे, ऐसे बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते थे, अगर उनको कुछ लोगों की आवश्यकता होती थी काम करने वालों की, तो प्रायः वो अपने घर के जो विश्वस्त नौकर होते थे उनसे लोगों को काम करने के लिए बुलवाते थे। और ऐसी स्थिति में जो विश्वस्त नौकर होता था वो अपने नातेदार, रिश्तेदार या अपने गांव के लोगों को शहर बुला करके उनको काम पे रखवाता था। जो गांव से लोग आते थे या उसके रिश्तेदार आते थे, जब तक उनको काम नहीं मिलता था या वो शहर में रहते थे, अगर इस दौरान वो अगर बीमार होते हैं तो उनकी दवा पानी की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, ये सारा काम वो विश्वस्त नौकर, जिसको कि जाबर कहा जाता था, वो करता था। जब उन लोगों को काम मिल जाता था तो वो जाबर के प्रति कृतज्ञ महसूस करते थे और कुछ ना कुछ उसको उपहार देते थे। तो चूंकि जाबर अपने सेठ को नौकर की सप्लाई भी करता था, अपने नातेदार, रिश्तेदार, गांव वालों को काम दिलाता था, तो दोनों की तरफ से उसको सम्मान मिलता था। तो इस तरह जो विश्वस्त नौकर थे जाबर के रूप में, अब उनकी स्थिति समाज में सम्मानित हो चुकी थी। वो अच्छी सामाजिक पोजीशन प्राप्त कर चुके थे और वो धनी भी थे, क्योंकि उनको अपने
जो ऐसे लोग थे जिनको काम दिलाते थे उनसे पारितोषिक के रूप में भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई, साथ साथ सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो गई, तो वो एक अच्छी स्थिति में जी रहे थे। एक प्रश्न इस अध्याय पर पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विकास कैसे हुआ। आप याद करिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 18, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18। ये युद्ध यूरोप की भूमि पर लड़ा गया, इसलिए यूरोप के जो देश थे वो तो युद्ध में इन्वॉल्व थे। ऐसी स्थिति में यूरोप में होने वाला जो कारखानों का उत्पादन था वो बहुत कुछ ठप हो गया या कम हो गया। ऐसी स्थिति में युद्ध के दौरान जो युद्ध की सामग्री थी, जैसे सैनिकों के लिए वर्दियाँ, सैनिकों के लिए जूते, टेंट, रस्सियाँ, बोरे, इस प्रकार के सामान, युद्ध के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सामान, उनकी कमी हो गई। तो ऐसा सामान वो भारतीय उद्योगों से मंगवाते थे। भारत से ये सामान सब निर्यात किया जाता था यूरोप के देशों के लिए। तो ऐसे भारतीय उद्योग जो रक्षा संबंधी सामान बना रहे थे जिनको कि युद्ध में प्रयोग किया जा सके, तो इस प्रकार का सामान बनाने वाले उद्योग जो भारत के थे उन्होंने बहुत सा सामान इस दौरान, युद्ध के दौरान, यूरोपीय देशों को बेच करके एक अच्छा खासा लाभ प्राप्त किया और इसीलिए भारतीय इन उद्योगों का विकास हुआ। तो कौन कौन से सामान जाते थे एक बार फिर से देखें। सैनिकों के रहने के लिए टेंट, उनके पहनने के लिए वर्दियाँ, घोड़े की जीन्स, घोड़े की जिसको जीन्स कहते हो काठी, और फौजियों के लिए जूते, चमड़े के जूते होते थे, रस्सियाँ होती थी, जूट बैग्स होते थे। ये सारा सामान यहाँ से निर्यात होता था। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं कि भारत में जैसे पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई, तो वो वर्ष है सूती मिल की स्थापना का 1854 और जूट मिल 1855। इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई, उत्तरी भारत की पहली सूती मिल कानपुर में स्थापित हुई थी 1860 के दशक में। ओके, और मद्रास में सूती मिल 1874, मद्रास में 1874 में। ओके, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहा जाता है। मैनचेस्टर वो स्थान है जो लंकाशायर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूती बस का उत्पादन ब्रिटेन में इसी शहर में होता है। तो इसीलिए जिस शहर में सूती बस का उत्पादन ज़्यादा होता है उसे उस देश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते थे। ये प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्रमुख उद्यमी कौन से थे, तो उद्यमियों में से द्वारकानाथ टैगोर, दिनसा पेट्रेट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा और हुकुमचंद। हुकुमचंद वो थे जिन्होंने पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में की थी। द्वारकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी, ये बहुत बड़े व्यापारी थे। अंग्रेजों के साथ ये व्यापार करते थे, चीन के साथ व्यापार करते थे। रुई का व्यापार इनका प्रमुख व्यवसाय था। इनके पास उस समय 6 संयुक्त उद्यम थे। इसी तरह पारसी व्यापारी जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, दिनसा पेट्रेट, इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ और चीन के साथ व्यापार करके भारी मुनाफा कमाया था। तो ये कुछ प्रमुख उद्यमी थे। घनश्याम दास बिरला जी के पिताजी अंग्रेजों के समय प्रमुख उद्यमी थे। हुकुमचंद जिन्होंने 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना की थी, ये मारवाड़ के एक सेठ थे जो कलकत्ता में इन्होंने पहली जूट मिल की स्थापना की। इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ब्रिटिश निर्माता थे उन लोगों ने अपनी वस्तुओं को भारत में बेचने के लिए क्या रणनीति अपनाई। देखिए, जो ब्रिटिश वस्तुओं के निर्माता थे वो लोग जो अपना सामान भारत में बेचते थे तो कहते हैं कि विज्ञापन किसी भी व्यवसाय का सबसे श्रेष्ठ गुण है। अगर आप विज्ञापन करते हैं तो वस्तुओं की बिक्री आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो उन लोगों ने विज्ञापनों का सहारा लिया। वो लोग मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन इंग्लैंड जैसे लेबल लगाते थे वस्तुओं के ऊपर, तो जिससे वो वस्तु गुणवत्तापूर्ण है ये स्पष्ट हो जाती थी। साथ ही साथ वो लोग इन चीज़ों को लिखने के साथ साथ उन पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र लगाते थे, जिससे कि ये संदेश जाए, लोगों को ये पता लगे कि भारतीय देवी देवता भी उन सामानों को चाहते हैं।
राजे महाराजाओं नवाबों के चित्र उन सामानों पर लगाते थे, जिससे पता लगे कि ये सामान राजे महाराजे लोग भी प्रयोग करते हैं, उनकी रुचियों के अनुरूप हैं, तो जिससे सामान भारतीय भी उन सामानों को खरीदें। यही नहीं, उन्होंने अपने सामानों को बेचने के लिए कैलेंडर्स छाप छाप करके लोगों में वितरित करना चालू कर दिया। मध्यवर्गीय लोग कैलेंडर को घरों पर लगाते थे, दुकानों पर कैलेंडर लगाए जाते थे, तो बहुत से जो समाज का व्यक्ति था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ नहीं पाता था, लेकिन देवी देवताओं के चित्र के साथ सामान अगर छपा होता था कैलेंडर में, तो उसको देख देख करके वो मानसिक रूप से उन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता था। तो इस तरह उन्होंने विज्ञापन में देवी देवताओं का प्रयोग किया, भारतीय राजा महाराजाओं का प्रयोग किया, नवाबों के चित्रों का प्रयोग किया और मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन इंग्लैंड लिख करके अपने सामान को भारतीय बाजार में बेचने का बहुतेरा प्रयास किया। और जो राष्ट्रवादी उत्पादक थे, जो भारत के उद्यमी थे, उन लोगों ने अपने सामान को बेचने के लिए मेड इन इंडिया, स्वदेशी, इन चीज़ों का प्रयोग किया। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के चित्र छापे, अपने सामानों के ऊपर भारत माँ की तस्वीर छापी। तो ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित हों, जो अपने देश के प्रति प्रेम रखते हों, वो लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि उस समय स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसका पूरा आंदोलन ही चल रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, लोगों में राष्ट्रवादी भावना का उफान जोरों पर था, तो लोग स्वदेशी के नाम पर भारतीय सामानों का उपयोग करें। इस तरह से अब भारतीय व्यापारियों ने एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये रणनीति अपनाई। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपसे चर्चा कर दिए हैं और आशा है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। थैंक्स।